केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले संजय सेठ। झारखंड में करीब 7.5 लाख नए आवास स्वीकृत करने पर जताया आभार। 2.25 लाख नए आवास की भी रखी मांग। राज्य सरकार ने की विशिष्ट सेवा, वीरता और सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस पदकों की घोषणा। 5 आईपीएस समेत 40 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। बोकारो में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 इनामी नक्सली ढेर, एक कोबरा बटालियन का जवान घायल। इलाके में सर्च अभियान जारी। और आज से रांची में 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। 5 प्रमंडलों के विजेता खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान 8 विधेयक पेश होने की संभावना है। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सरकार ने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होना है। उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 20 जुलाई को 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, जहां इस बार कई अहम विधेयक पेश, विचार होने और पास होने के लिए रखे जाएंगे। आपको बता दें, सरकार ने 20 जुलाई को बुलाई है सर्वदलीय बैठक, जहां सभी का पक्ष सुना जाएगा और साथ ही साथ एक अहम बैठक होगी मॉनसून सत्र से पहले। इधर झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर औपचारिक कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। 1 से 7 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। इस दौरान 4 अगस्त को सरकार द्वारा सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 और 3 अगस्त को 2 दिन का अवकाश रहने की वजह से विधानसभा की कार्यवाही इस बार सिर्फ 5 कार्य दिवसों की होगी। रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत झारखंड में आवास प्लस 2018 की सूची के तहत करीब 7.5 लाख आवास स्वीकृत किए जाने और करीब 4 लाख आवास पूर्ण होने पर उनका आभार जताया। श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि सूची में झारखंड के करीब 2.25 लाख लाभार्थी अब भी प्रतीक्षा सूची में हैं, जिन्हें आवास प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। श्री सेठ ने इसके लिए आवश्यक कार्रवाई और निर्देश जारी करने का आग्रह किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस दौरान गांवों के समग्र विकास पर विशेष रूप से चर्चा हुई। साथ ही केंद्र और राज्य समन्वय पर भी जोर दिया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर भी विमर्श हुआ, जिससे राज्य में सतत आजीविका को बढ़ावा मिल सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने लंबित राशि भुगतान का मामला भी केंद्रीय सचिव के समक्ष रखा। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रिजल्ट जारी करने की समय सीमा तय कर दी है। राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा खत्म होने के बाद अधिकतम 1 महीने में रिजल्ट घोषित किए जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर प्रश्न पत्र तैयार करे और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का एक सिस्टम बनाए। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। उन्होंने सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने की हिदायत दी। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित करे और समय पर एडमिशन लें, जिससे सत्र नियमित करने में सहूलियत होगी। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य लोगों ने भी हेमंत सोरेन से मिलकर गुरुजी का कुशलक्षेम जाना।
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 5 आईपीएस समेत 40 पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आईजी प्रभात कुमार समेत 3 को विशेष सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक से नवाजा जाएगा, जबकि वीरता के लिए 6 को मुख्यमंत्री झारखंड पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 31 पुलिस पदाधिकारी को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को दिए जाएंगे। मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस को कामयाबी मिली है। मोराबादी इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से ब्राउन शुगर और मोबाइल बरामद किए गए हैं। मोराबादी मैदान के आसपास कुछ लोग जो है ड्रग सेल कर रहे हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी लालपुर और उनकी पूरी टीम जो है मोराबादी पीओपी के ऑफिसर और लालपुर थाना के ऑफिसर गए और जब रेड किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास जब सर्च किया गया तो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। टोटल कितना है? टोटल जो है 8.5 ग्राम से ज्यादा। राज्य में नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इधर जिले में एक अन्य मुठभेड़ की खबर है, जिसमें कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। भू राजस्व और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री बिरुआ ने कहा कि राजस्व संग्रह बेहतर तरीके से हो, उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित 2400 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने पर उन्होंने बल दिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में फैले जल जमाव और गंदगी को लेकर गहरी नाराजगी जताई और सफाई की व्यवस्था शिफ्टवार सुनिश्चित करने की हिदायत दी। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल में मैन पावर की कमी के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसे जल्द दूर किया जाएगा। उनको ला करके यहाँ के लोगों को सेवा दिलवाएं। जैसे कुछ सर्जरी का है, डॉक्टर का है, तो उन लोगों को आयुष्मान के तरफ यहाँ बुला करके सर्जरी करवाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को विशेषकर जमशेदपुर वगैरह बहुत कम जाना पड़े। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और नकारात्मकता की राजनीति कर रही है। श्री पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। रांची के कांके रोड स्थित विश्वेश्वरैया प्रशिक्षण केंद्र में कल विश्व युवा कौशल विकास दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान श्रम विभाग के सचिव जितेंद्र सिंह ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा का सही और उचित इस्तेमाल होना चाहिए। मौजूदा समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल युग में युवाओं को सही कौशल और उचित मार्गदर्शन नहीं मिले तो हमारे युवा नई तकनीकी दौड़ में पीछे रह जाएंगे। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अगले सप्ताह तक जून माह की राशि लाभार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। जिलों द्वारा इस सप्ताह से जून की राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत सरकार लाभुकों को हर महीने 2500 रुपए देती है।
झारखंड हाईकोर्ट में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगी रोक बरकरार रहेगी। अदालत में कल सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। संस्था की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुई थी। भर में फैले 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ आईसीएआर दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। आईसीएआर ने अपने शोध और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे देश में सन 1950-51 से वर्ष 2024 तक खाद्यान्न उत्पादन में बागवानी फसलों, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में कई गुना वृद्धि की है। कृषि को तकनीकी से जोड़ने और अनुसंधान से आज भारत चावल में 149.1 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है और साथ ही चावल का बड़ा निर्यातक देश है। दूध उत्पादन में भी 239.30 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पर है और गेहूं मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इसी साल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछले एक साल में हमने 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ाया है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का 13 मिलियन टन एक साल में बढ़ा है, वो भी हाईएस्ट है। मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, ये सारे अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की बात करें तो बीजों में धान, गेहूं, बाजरा, दलहन सहित ज्यादा उन्नत किस्में जारी हो चुकी हैं। पशुपालन में गिर गाय, साहिवाल गाय जैसी नस्लों के संरक्षण में बड़ा योगदान है। आईसीएआर ने मत्स्य पालन में कतला, रोहू की बेहतर नस्लें विकसित की हैं। जैव प्रौद्योगिकी में बीटी कपास, बायो फर्टिलाइजर, किसान सेवाओं में किसान कॉल सेंटर, किसान मोबाइल ऐप और कृषि विज्ञान केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। कृषि और अनुसंधान के लिए आईसीएआर भारत में 75 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक नियंत्रण कर रहा है। ये विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्य को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, फसलों, पशु नस्लों और कृषि तकनीक का विकास करना है। आईसीएआर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। हिंदुस्तान एक कैपेसिटी डेवलपमेंट का हब बन रहा है, जो हम दूसरे जितने भी हमारे दूसरे देश हैं उनके लोग आके यहाँ से सीख रहे हैं। यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अभी एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दक्षिण, जो साउथ साउथ लर्निंग के लिए ही हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू चलाया जा रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती पर जोर दिया है, किसानों और अनाज मंडियों को पीएम किसान ई नाम से जोड़ा है, एग्री कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। आईसीएआर एआई के उपयोग से स्मार्ट खेती तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि किसानों के लिए राष्ट्रीय गौरव है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मेरा विद्यालय निपुण मैं भी निपुण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत पहले चरण में 1056 स्कूलों का मूल्यांकन होगा, जिसमें दिसंबर तक 35,000 स्कूलों में 8 लाख छात्रों के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 2 और 3 के बच्चों का मूल्यांकन उनकी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के आधार पर की जाएगी।
जिन बच्चों ने 5 साल से कम उम्र में आधार बनवाया है, उन्हें 7 साल की उम्र पार करने के बाद बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि अगर बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता है तो उन्हें स्कूल एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा में रजिस्ट्रेशन जैसे कई आधार आधारित सेवाओं को प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। प्राधिकरण ने बच्चों के आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर यह अपडेट करने की अपील की है। अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बनाते समय सिर्फ फोटो, नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और जरूरी दस्तावेज लिए जाते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है और महादेव की नगरी देवघर में लगातार कांवरियों का आना जाना जारी है। आज सावन का छठा दिन है और आज भी कांवरियों की भीड़ लगातार देवघर मंदिर में दिख रही है। वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह और बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में लगे बाह्य अर्घा के माध्यम से कांवरियों को जलार्पण कराया जा रहा है। गौरतलब है कि श्रावणी माह में लाखों कांवरियां सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। दुमका के बासुकीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश और तेज हवा से कांवरियों के लिए बनाया गया शेड गिर गया। इस हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद घायलों का बासुकीनाथ में इलाज किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 कांवरियों को दुमका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घायल कांवरियों को समुचित इलाज मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। स्टार्टअप झारखंड और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित झारखंड एंटरप्रेन्योरियल कनेक्ट 2.0 का समापन जेयूटी सभागार में हुआ। यह कार्यक्रम राज्य में नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में 250 से अधिक स्टार्टअप निवेशक, उद्यमी, सरकारी अधिकारी और शिक्षाविदों ने भाग लिया। बोकारो समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त अजयनाथ झा ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई की। इस अवसर पर लगभग 80 नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं रखी, जिनमें जमीन पर अवैध कब्जा, वृद्धजनों की भूमि हड़पने की कोशिश, फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री, सरकारी योजनाओं से वंचित रहना, मार्ग अवरुद्ध जैसी प्रमुख शिकायतें शामिल रहीं। धान रोपनी के मौसम को देखते हुए उपायुक्त अजयनाथ झा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में धान बीज की उपलब्धता, वितरण और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के हर खेत में धान की रोपनी हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। भारतीय तटरक्षक दल के द्वारा जेएन कॉलेज धुरवा और डोरंडा कॉलेज रांची में जागरूकता सह भर्ती अभियान चलाया गया। रक्षा राज्य मंत्री रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर आरंभ हुए इस अभियान में भारतीय तटरक्षक बल के डीआईजी, डिप्टी कमांडेंट समेत अन्य लोग मौजूद थे। अभियान के दौरान विद्यार्थियों के बीच एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल की कार्यप्रणाली और गतिविधियों को समझाया गया। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार प्रभारी जन शिकायत पदाधिकारी नियाज अहमद ने समाहरणालय स्थित सभागार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों की शिकायतों को सुना। लोगों के आवेदनों को प्राप्त कर उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को शिकायत का निष्पादन करने का निर्देश दिया। बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। मौके पर डीएमएफटी प्रभारी प्रभाष दत्ता, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, पीएमयू के सदस्य सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में की गई। साथ ही स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन ऑन द स्पॉट दस्तावेज जांच कर कई प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही ग्रेड 4 में प्रोन्नति हेतु तैयार वरीयता सूची की जाँच कर जिला स्थापना समिति द्वारा इसे अग्रसारित कराने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 एवं 2 के अंतर्गत चलने वाली सिंगल विलेज स्कीम, मल्टी विलेज स्कीम, फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम सहित सभी पेयजल योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने सड़क से पाइपलाइन की दूरी, जमीन में पाइपलाइन की गहराई और काम पूरा होने के बाद रेस्टोरेशन सर्टिफिकेट के बिना किसी भी संवेदक को भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया। रामगढ़ के उपायुक्त ने शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जिले में 100% कार्यात्मक साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजनों की शिकायतों को सुना। इस दौरान कई मामलों का स्थल पर समाधान किया गया, वहीं अन्य आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जो 19 जुलाई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 5 प्रमंडल के विजेता टीम के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। रांची में 2 स्थानों खेलगांव और बीआईटी मेसरा मैदान में खेले जा रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य भर के 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेलगांव स्थित फुटबॉल स्टेडियम में आज खेले गए मैच में छोटा नागपुर की टीम ने संताल परगना को 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज से। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। इससे पहले खेली गई 5 मैच की टी20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय बाद वापसी की थी। मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने मैच में अपनी तीसरी गेंद पर विकेट हासिल किया। भारत की दूसरी पारी में आर्चर ने 3 विकेट लिए और इंग्लैंड 192 रन की रक्षा करने में कामयाब रहा। आर्चर चोट के कारण 4 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे। सीरीज का चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से खेला जाएगा। किंग चार्ल्स ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम के खिलाड़ियों ने किंग चार्ल्स के साथ पिछले मुकाबले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। वहीं हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला टीम की अगर बात करें तो 3 मैच की वनडे सीरीज वो खेल रही है। किंग चार्ल्स से मुलाकात पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने खुशी जाहिर की है। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है। पहले दौर में पीवी सिंधु का सामना जापान की सिम यूजिन से, वहीं लक्ष्य सेन पहले दौर में चीन के वांग वी से भिड़ेंगे। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी का पहले दौर में दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होना है सामना। इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीट्स को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया। इन पर एक तरफ ओलंपिक के रिंग्स बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इवेंट्स और आयोजन स्थल से जुड़ी जानकारी को दी है। पैरालंपिक के पदकों के लिए ऐसा ही डिजाइन इस्तेमाल किया गया। विंटर गेम्स में कल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। पैरालंपिक में हर कैटेगरी में 137 पदक दिए जाएंगे। और अब बात मौसम की। राज्य में आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रांची सहित 8 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। 17 जुलाई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में गर्जन के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। 18 और 19 जुलाई को भी राज्य में बारिश की संभावना है। राज्य में 1 जून से अब तक लगभग 565 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस मॉनसून में सामान्य से 68% अधिक बारिश है। हालांकि देवघर, गढ़वा, गोड्डा और साहिबगंज में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 16 जुलाई वर्ष 1909 में अरुणा आसफ अली का जन्म हरियाणा के कालका में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की।
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी। आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कई बार वे जेल भी गईं। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 16 जुलाई वर्ष 1969 में अंतरिक्ष के इतिहास में मनुष्य ने एक नया इतिहास रचा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना। इसी सपने को साकार किया अपोलो 11 के मिशन ने। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। एक तेज धमाके के साथ जब अपोलो 11 अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ तो सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर सवार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। और अंततः 20 से 21 जुलाई के बीच की वो रात भी आई जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इग्नू बालू रेत कला पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट शुरू कर रहा है। यह कोर्स प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक द्वारा डिजाइन किया जाएगा। सैंड आर्टिस्ट यानी रेत से कलाकारी करने वालों की लक्ष्य खबर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सैंड आर्ट पर 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मान सुदर्शन पटनायक के सहयोग से स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इन पाठ्यक्रमों के नाम इंट्रोडक्शन टू सैंड आर्ट और प्रिंसिपल एंड फॉर्मेट्स ऑफ सैंड आर्ट है। इन दोनों पाठ्यक्रमों को खुद सुदर्शन पटनायक ने तैयार किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले संजय सेठ। झारखंड में करीब 7.5 लाख नए आवास स्वीकृत करने पर जताया आभार। 2.25 लाख नए आवास की भी रखी मांग। राज्य सरकार ने की विशिष्ट सेवा, वीरता और सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस पदकों की घोषणा। 5 IPS समेत 40 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। बोकारो में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 इनामी नक्सली ढेर, 1 कोबरा बटालियन का जवान घायल। इलाके में सर्च अभियान जारी। और आज से रांची में 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। 5 प्रमंडलों के विजेता खिलाड़ी ले रहे हैं भाग।